हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू क्लास 10वीं सीबीएसई सोशल साइंस के अंतर्गत एमसीक्यू हमारा आज टॉपिक जो आया है वन और वन्य जीवन संसाधन यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये आपके समक्ष जो एमसीक्यू होगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और ये आपके एग्ज़ाम भी तो इम्पोर्टेंट है ही है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक एमसीक्यू को जो एनालाइज करेंगे, समझेंगे और आपको कुछ सेकंड भी देंगे जिससे आप जो है क्वेश्चनों को परख सको, समझ सको। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है वन और वन्य जीवन संसाधन, क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी सोशल साइंस का। यहाँ पर जो हमारे समक्ष एमसीक्यू आया है ये टेक्स्ट बुक आधारित है, यानी टेक्स्ट बुक्स के अंदर से ये उठाए गए हैं जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सीबीएसई हमेशा ही क्वेश्चन जो देते हैं वो हमेशा टेक्स्ट बुक से ही देते हैं और बच्चे जो है यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं और हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो पेपर खोल के देखते हैं तो पता लगता है कि सारे उनके टेक्स्ट बुक से ही था। और सीबीएसई हमेशा टेक्स्ट बुक से ही बनाता है, इसलिए यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक आधारित क्वेश्चन लाया है जो आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो यहाँ जो क्वेश्चन आया है वन और वन जीवन संसाधन के अंतर्गत हिमालय में वन आवरण की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देखा जाए तो हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण और बन जाता है। क्वेश्चन यह क्लियर है कि हिमालय में वन आवरण की रक्षा के लिए यानी वन की सुरक्षा के लिए चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, डीएसई के डॉक्टर अनिल अग्रवाल, किसान मजदूर विकास के डॉक्टर अरुण राय या मेघा पाटकर। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले तो आपको अपना आंसर देने की ज़रूरत है कि आप इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को सही मानते हो। इससे आपका भी नॉलेज चेक हो जाता है। तो आप इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर आप चुन लीजिए, फिर हम इस पे आंसर पे डिस्कस करेंगे। आपने चुन लिया होगा आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि इससे आपका आईक्यू लेवल का पता लगता है कि आप कितना इंटेलिजेंट है और आपको कितनी तैयारी हो चुकी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कराने का अर्थ यही होता है कि आपको समझ में आए। अब देखिए हिमालय वन आवरण की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई। देखा जाए तो सीएसई के डॉक्टर अनिल अग्रवाल तो नहीं थे इस आंदोलन की शुरुआत करता। किसान मजदूर विकास डॉक्टर अरुण राय भी नहीं थे। मेघा पाटकर तो थी ही नहीं। अगर देखा जाए तो आपको पता लग ही गया होगा इसका आंसर ए है सुंदरलाल बहुगुणी, जो थे हिमालय में वन आवरण रक्षा के लिए चिपको आंदोलन का शुभ आरंभ किया। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया, सुंदरलाल बहुगुणी जो थे चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाले पहले थे। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन क्लियरिटी के साथ आ गया होगा, शायद आप भूलोगे नहीं कि चिपको आंदोलन किन्होंने शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणी ने। अगला क्वेश्चन आपके जो है मोबाइल स्क्रीन पे आ गया होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन है भारत में कितने बाघ अभयारण्य है, यानी कितने जो है बाघ संरक्षण के केंद्र बने हुए हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर है, क्योंकि वन और वन्य जीवन संसाधन के अंतर्गत ये क्वेश्चन है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में कितने बाघ अभयारण्य हैं। यानी देखा जाए तो आपके ऑप्शन है 10, 15, 27, 29। अब देखिए जिन बच्चों को पता होगा वही आंसर दे पाएंगे। अब सारे बच्चे इसका आंसर को सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप दिमाग में रखिए, देखेंगे किसका कितना आंसर सही आता है। इससे आपका नॉलेज का भी पता लग जाता है कि आप कितना सक्षम हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए भारत में बाघ अभयारण्य ये है कि आपको इसमें आंसर दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आप नंबर जो है नहीं आप लगा सकते तुक्का इसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आता है। अब देखिए यहाँ पर देखें तो 10 तो है नहीं, तो बात क्लियर है। 15 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, तो इसका आंसर सी सही है। तो आप जिन बच्चों ने सी को सही कहा है उनका सही है, यानी भारत में कितने बाघ अभयारण्य है तो 27 है। तो 27 यानी सी इसका आंसर सही है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है।
चलिए देखिए, हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का बोधिकरण नहीं है? यानी जो है फ्लोरा फना के लिए जो है कमी का वैध नहीं कराता, यानी इसमें नहीं वर्ड बोली गई है। कौन सा जो है कथन वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है, यानी कम होने का कारण नहीं बनता है? तो ए कृषि विस्तार, बड़े पैमानों पर विकास परियोजना, बी चराई और ईंधन की लकड़ी का संग्रह, डी तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण का विकास। अब देखिए, वनस्पति जीवों की कमी का वैध कारण क्या है, क्यों ये वैध है? तो आप सोचिए, विचार कीजिए, फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आप अपना आंसर सोच लिए होंगे, क्योंकि सोच लेने से सही रहता है बच्चों कि आप भी अपना आंसर लगा लो। देखिए, इनमें से कौन सा कथन वनस्पति और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? कारण नहीं है। अब कारण नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कारण नहीं बता देना, कारण नहीं है। देखिए, कारण तो कृषि विस्तार तो है ही है, जितना हम कृषि विस्तार करेंगे उतना वनस्पति और जीवों के जो है नष्ट होगा, क्योंकि हमने वनस्पति को खाली करके जो है कि कृषि का विस्तार किया है। बड़े पैमाने पर विकास परियोजना बना रहे हैं, जिनके कारण वनस्पति और जीवों को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। चराई और ईंधन की लकड़ियों का संग्रह भी कई हद तक जो है इन जीवों के लिए बहुत खतरा का विषय बन गया है। लेकिन तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण देखा जाए तो ये ऑप्शन थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि इसका आंसर यही होने के चांसेस रहेंगे कि तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो ये है, हो सकता है कि कथन वनस्पति और जीवों की कमी के वैध कारण क्या हो सकते हैं? कारण नहीं है, कारण है नहीं कि कमी का वैध कारण नहीं है। तो तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हो सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये भी ऑप्शन कई हद तक गलत है। लेकिन आंसर यहाँ पर यही है कि औद्योगिकरण भी काफ़ी हद तक जो है मुसीबत का कारण बन रहा है जीव जंतु के लिए, और शहरीकरण भी बन रहा है, क्योंकि शहरीकरण का मतलब ये होता है कि आप नया परियोजना तैयार कर रहे हो, नए शहर बसा रहे हो, तो इन जीव जंतु को नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। लेकिन देखा जाए तो इसका आंसर डी ही है, तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण का विकास। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से। कहते हैं क्वेश्चन ही ऐसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बच्चे खुद कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई दे आंसर हम क्या, सारे आंसर तो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इसमें से देखिए, आपको इंटेलिजेंसी होता है, जो बेस्ट होगा उसी को आप थोड़ा सा करने की कोशिश करें। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण, यहाँ संरक्षण हमें 4 दिए हुए हैं, उनमें सीधे तौर पर समुदाय भागीदारी शामिल नहीं है। जो शामिल नहीं है सीधे तौर पर, जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है संरक्षण नीतियों में सीधे तौर से जो है सम्मिलित नहीं है। और कौन कौन से ऑप्शन है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन जीव आवरण का सीमांकन। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, सोचिए, आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए, जिससे आपको सही रहेगा, जिससे आपका आईक्यू लेवल भी पता लग जाएगा कि आप इस आंसर के बारे में क्या सोचती हैं। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए, किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? सीधे तौर पर शामिल नहीं है। संयुक्त वन प्रबंधन सीधे तौर पर सम्मिलित है, क्योंकि ज़रूरी है। बीज बचाओ आंदोलन भी जो है डायरेक्ट संरक्षण की नीतियों के अंतर्गत आता है। और चिपको मूवमेंट तो आपको पता है कि पेड़ पौधे बचाने के लिए सीधे तौर पर जो है इसको शामिल किया गया था। लेकिन वन जीवन अभयारण्यों का सीमांकन ये सही आंसर होगा, क्योंकि डी जो है आपका सही आंसर है। भागीदारी शामिल नहीं है तो वो है वन जीव अभयारण्यों का सीमांकन, ये सीधे तौर पर जो है सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर सही है, डी है। जिन बच्चों ने डी सोचा था उनका आंसर एकदम करेक्ट है, और वो काफ़ी हद तक आगे निकल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है, बक्सर टाइगर रिजर्व को गंभीर खतरा है। देखिए, बक्सर टाइगर रिजर्व जो है ये गंभीर खतरा है। किस चीज़ से खतरा है, यही हमसे पूछ लिया है कि बक्सर टाइगर रिजर्व की गंभीर खतरा क्या है? ए लो अयस्क खनन, बी तेल की खोज, सी उस क्षेत्रों में डोलोमाइट खनन डोलोमाइट किया जा रहा है, या डी उस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए, यहाँ पर जो बच्चे समझते होंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किए होंगे, वो समझ गए होंगे। तो आप भी अपना आंसर देखिए क्या हो सकता है इसमें से।
देखिए बक्सर टाइगर रिजर्व के लिए लोहे अयस्क खनन तो ये चलिए उस क्षेत्र में होगा ही नहीं। सबसे पहली बात, तेल की खोज, तेल की खोज से जो है किसी भी गंभीर खतरा नहीं बन सकता है, और ज्वालामुखी विस्फोट तो इस क्षेत्र में होते ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पर आंसर जो है सी, उस क्षेत्र में जो डोलोमाइट खनन की जा रही है जिसके कारण गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बक्सर टाइगर रिजर्व की गंभीर खतरा जो है उस क्षेत्र में डोलोमाइट्स खनन जो है सबसे बड़ी खतरा का कारण बन रहा है। और हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर भी सी है, उस क्षेत्र में डोलोमाइट खनन। तो जिन बच्चों ने ये आंसर सोचा होगा उनका सही है, वो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है हिमालय यू है। आखिर हिमालय यू है क्या? अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि हिमालय यू है क्या। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका ऑप्शन है एक कीट है, बी एक औषधि पौधा है, एक स्तनपायी है, या डी एक पक्षी है। आप अपना आंसर सोचिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा किताब में तो आपको जरूर याद होगा, क्योंकि ये पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो जो बच्चों ने किताब पढ़ी है उनको पता होगा, तो आप समझ गए होगा। चलिए किन बच्चों ने सही जवाब दिया है पता लग जाएगा अभी। अगर आपने चूज़ कर लिया है तो महत्वपूर्ण रहेगा, अपने कॉपी पे नोट करते रहिए, आपको इससे पता लगेगा। लास्ट में आप मार्क्स कीजिएगा कितना आपको मार्क्स आया है। तो हिमालय में यू, देखिए ये यू जो है देखा जाए तो एक कीट तो नहीं है, एक स्तनपायी भी नहीं है, और एक पक्षी भी नहीं है। तो देखा जाए तो ये एक पौधा है। ये क्या है? एक पौधा। ठीक है, यू जो है हिमालय यू एक पौधा है। अब इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। अब देखिए उसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन और भी आ गया है। हिमालय यू निम्नलिखित भागों में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? यू तो आपको पता लग ही गया होगा कि एक जो है ये मेडिसिन प्लांट है, लेकिन ये किस क्षेत्रों में पाया जाता है? अब देखिए जो बच्चों के पास अधिक दिमाग होगा, नॉलेज होगा, उनको पता है कि हिमालय यू है, तो इसका मतलब हिमालय के क्षेत्र में ही पाया जाता होगा। तो चलिए आप अपना दिमाग और गेस कीजिए। ऑप्शन है आपके पास हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, बी है पंजाब और हरियाणा, सी है पश्चिम बंगाल और केरल, और डी है मध्य प्रदेश और गोवा। आपने सोच लिया होगा आंसर, मुझे लगता है कि बहुत बच्चों ने सही आंसर सोच लिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एलिमिनेशन करना सीखिए कि हिमालयन यू यानी हिमालय के क्षेत्र ही होगा ये। हिमालय के क्षेत्र तो यहाँ पर आपको नज़र आ ही रहा होगा। देखिए पंजाब हरियाणा तो हिमालय के क्षेत्र में नहीं आते, काफ़ी दूर होते हैं, उत्तर साइड में है बट दूर है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल और केरल तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है, ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश और गोवा, हिमालय बेसिकली इन पाठों से भी जाती है, लेकिन हिमालय से दूर दूर तक इसका संबंध नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश ठंडा है, अरुणाचल प्रदेश ठंडा है, इसलिए हिमालय यू जो है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपका आंसर सही है ए। जिन बच्चों ने ए लगाया है आंसर, उन सब बच्चों का आंसर सही है कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो है यू नाम के पौधा पाया जाता है, जो कि मेडिसिन काम के लिए यूज़ होते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या ए उसको झूमिंग कहते हैं, बी गहन निर्वाह खेती कहते हैं, सी मिश्रित खेती कहते हैं, या डी संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं? अब अपना आंसर सोचिए, क्योंकि हिंदी में आपको इसी तरह के टफ मिलेंगे। हिंदी थोड़ा सा टफ ही होता है, पढ़ने में भी समझने में भी, लेकिन शुक्र मनाइए कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है, तो आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख के समझ सकते हो, और नहीं इंग्लिश वाला आता है तो हिंदी में भी समझ सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आपने समझ लिया होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए हम समझने की कोशिश करें। कहते हैं किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को हम क्या कहते हैं? एक अच्छा जो है रोपण को हम क्या कहते हैं? देखिए झूमिंग तो नहीं कह सकते, झूमिंग खेती तो होता ही नहीं इसमें, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। गहन निर्वाह खेती तो जनरली होती है। मिश्रित खेती भी उसी प्रकार की होती है जिसमें अधिक फसल लगाई जाती है। अब देखा जाए तो संवर्धन वृक्षारोपण, क्या ये सही है? हाँ जी, ये सही है, डी आपका सही आंसर आएगा। जिन बच्चों ने डी सोचा है उनके लिए आंसर सही है। इसका आंसर है संवर्धन वृक्षारोपण, यानी डी आंसर सही है। आप डी के साथ जा सकते हो और 1 मार्क्स आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये एग्जाम विषय महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, और अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है सैगोन मोनोकल्चर ने प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचाया है।
सैगोन मोनोकल्चर ने प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचाया है। तो क्यों पहुंचाया, किस कारण से पहुंचाया, क्या है ये क्षेत्र? पहला है गंगा का मैदान है ये, बी दक्षिण भारत का है, सी ब्रह्मपुत्र मैदान है, डी उपयोग में से कोई नहीं है। देखिए क्वेश्चन सही है, करेक्ट है। अब अपना आंसर सोचिए, क्योंकि सोचिएगा तभी आगे बढ़िएगा, नहीं सोचिएगा कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए सैगोन मोनोकल्चर प्राकृतिक वनों के नुकसान पहुंचाया है, किस भाग में पहुंचाया है? आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए गंगा के मैदान में तो ये हो नहीं सकता। मोनोकल्चर जो है गंगा के सैगोन मोनोकल्चर जो गंगा के मैदान में नहीं आता है, ब्रह्मपुत्र मैदान में भी नहीं आता है। तो देखा जाए तो इसका आंसर बी है, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में ये पाया जाता है, तो इस उपयोग में से कोई तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हुआ बी, दक्षिण भारत। अब जो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप समझ सकते हो क्या है कि हिमालय में चीड़ के बागानों में इनका स्थान ले लिया। किनका स्थान, किन्होंने ले लिया है अपना स्थान? किसमें? हिमालय में चीड़ के बागानों में किसने ले लिया है अपना स्थान? क्या हिमालय ओक और एडेडोन्स ने ले लिया है, या सैगोन और साल ने ले लिया है, या बबूल और मैक्सकिन किकर ने ले लिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं लिया है? किसने ले लिया है हिमालय में चीड़ के बागानों की जगह पर? सोचिए थोड़ा सा, आंसर समझ में आपको आ जाएगा। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए हिमालय में चीड़ के बागानों ने इसका किसका स्थान ले लिया है? क्या सैगोन और साल का ले लिया है? तो ये ऑप्शन गलत है, सैगोन और साल तो है ही नहीं। देखा जाए तो हिमालय में बबूल की खेती नहीं होते हैं, तो बबूल जो है बिल्कुल रिजेक्टेड है, बबूल और मिक्सन किकर नहीं है। तो इसका आंसर राइट है ए, हिमालयन ओक ने, क्योंकि हिमालय क्षेत्र तो हिमालय ओक ही लेगा, ये तो आपकी समझ होनी चाहिए। हिमालय में चीड़ के बागानों में हिमालय ओक ही लेगा, एडोडोन्स ही लिया है, तो आपका आंसर 10वां का जो है ए, हिमालय ओक और एडोन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात आती है और काफ़ी ज़रूरी भी एग्जाम व्यू से। आगे हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि वो प्रजातियाँ जो विलुप्त होने खतरे में हैं क्या कहलाती है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि वो प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के खतरे में हैं उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे आप कमज़ोर प्रजातियाँ कहते हो, या दुर्लभ प्रजाति कहते हो, या लुप्तप्राय प्रजाति कहते हो, या सामान्य प्रजाति कहते हो? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपको मैं कुछ समय देता हूँ, आप इसमें से अपना आंसर चूज़ कर लीजिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा कि कौन सा आपका सही है। इससे ये होगा दोस्तों कि आपका जो है नॉलेज बढ़ेगा कि आप कितना सक्षम हो। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि वो प्रजातियाँ जो विलुप्त होने खतरे में हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कमज़ोर प्रजातियाँ तो कह नहीं सकते, क्योंकि मेडलफ ने यही बात बताई थी, उसकी थ्योरी को जो है गलत साबित कर दिया गया था। उसने ये बोला था कि वही प्रजाति जो है नेचर में रह सकती है जो संघर्ष करे, ठीक है, और जो पावरफुल हो। कमज़ोर प्रजातियाँ नहीं रह सकती, वो विलुप्त हो जाएगी। लेकिन गलत है, ऐसे बहुत से हमें जीव जंतु नेचर में देखते हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं लेकिन फिर भी बने हुए हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत चला गया इसमें। दुर्लभ प्रजाति, दुर्लभ तो मतलब यही हुआ कि बहुत ही रेयर हो, तो रेयर तो हो ही नहीं सकता। और सामान्य प्रजाति जो लिप्त भी ना हो, तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों गलत ऑप्शन है, यानी ए बी डी जो है गलत है। हमारा यहाँ पर जो शब्द यूज़ हम करते हैं वह प्रजातियाँ जो विलुप्त होने खतरे में हैं वो कहलाती है लुप्तप्राय प्रजाति। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको पता है कि विलुप्त ऊपर लिखा हुआ है और लुप्तप्राय प्रजाति यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो ये दोनों काफ़ी आपस में अटैच है। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन करने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक इंटेलिजेंसी होता है। यहाँ पर बच्चे तुक्का नहीं लगा सकते, सिर्फ नॉलेज लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दिख रहे होंगे जो बहुत ही काफ़ी क्वेश्चन में ही आंसर छुपे होते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है, थोड़ा समझ की ज़रूरत है। और यही समझ और सोच जो है यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर जो है विकसित करने की कोशिश कर रहा है, और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आपके स्क्रीन पे जो है अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन बहुत साफ है कि हमारे देश में हाल ही में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आखिर देखा जाए तो वनों में वृद्धि किन कारणों से हुई, ये क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये क्वेश्चन तो बहुत ही पता नहीं क्या पूछ लिया है कि हमारे देश में हाल ही में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है,
तो क्या वृद्धि हुई, तो क्या हुआ, यही सोचोगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का ये अर्थ होता है कि हमारे देश में हाल ही में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, इसका कारण किसको हम माने? ए, प्राकृतिक वन विकास वृद्धि को माने, या बी, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि को माने, या सी, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण को माने, या डी, उपयोग में से कोई नहीं। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपका आंसर बिल्कुल साफ होगा। और मुझे पता है कि आप आंसर जो है मैक्सिमम प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि में ही सोच रहे होगे। तो चलिए सोचिए, जो भी है आपका आंसर देखिए, फिर मैं बताता हूँ। तो आपने सोच लिया होगा, क्वेश्चन तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि हमारे देश में हाल ही में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, किन कारणों से हुई है। देखिए प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि, प्राकृतिक वन विकास में वृद्धि नहीं हुई है। प्राकृतिक वन विकास तो नष्ट होता जा रहा है, प्राकृतिक वन विकास है लेकिन इसका इतना प्रभाव हमें देखने को नहीं मिला है, तो इसके कारण तो वृद्धि हो नहीं सकती। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, अब ये बोने की बात की गई है, कृषि करने की बात की गई है, तो इसमें तो इसका वन से कोई रिलेशन ही नहीं रह जाता, तो ये तो दोनों तो रिजेक्ट हो गया। अब उपरोक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, या विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रोग्राम चलाया है कि बहुत सी एजेंसियाँ जो है पेड़ पौधे लगाने के लिए जो है अग्रसर हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो हमारा आंसर सी होगा कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण के कारण जो है हाल ही में हमारे देश में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। और देखिए ये वृद्धि उतनी नहीं हुई जितना आप सोच रहे होगे, ये कहते हैं ना एक बाल के तिनके के बराबर हुई है। इससे हमारे पृथ्वी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितना लोगों ने नुकसान पहुंचा चुका है एनवायरनमेंट को, उसमें से जो इन्होंने कुछ वृक्षारोपण किए हैं वो बहुत ही कम सा है। तो आप समझ गए हो कि इसका आंसर सी है, विभिन्न एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने पर आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो कि वो प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या उस स्तर पर घट गई है जहाँ नकारात्मक कारकों के सक्रिय रहने पर निकट भविष्य में इसके विलुप्त श्रेणी में जाने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन साफ है कि कुछ प्रजातियों की जनसंख्या जो है आए दिन घटती चली जा रही है। अगर इसी प्रकार वो घटता रहा तो आने वाला समय में जो है वो लुप्त प्राय श्रेणियों में जाने की संभावना है, और जो अभी लुप्त होने के कगार पे हैं, जो जा रहे हैं, उसको हम कहते क्या हैं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो विलुप्त होते चली जा रही है प्रजातियाँ, उसको हम क्या कहते हैं कि दिन पर दिन नकारात्मक प्रभाव के कारण विलुप्त हो रही है, उसको कहते क्या हैं हम? क्या हम उसको स्थानिक प्रजातियाँ कहते हैं, या विलुप्त प्रजातियाँ कहते हैं, या कमज़ोर प्रजाति कहते हैं, या सामान्य प्रजाति कहते क्या हैं? तो ये आपको सोचना है, थोड़ा सोचिए और इसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर आपने क्या चूज़ किया है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसलिए मैं टाइम देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इससे जो होता है आपको सही ऑप्शन और अपने ज्ञान का परख करने में बहुत काफ़ी मदद मिल जाती है कि मेरे से पहले आप आंसर दे देती हो, और मैं यहाँ पर आंसर भी शो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसे आप जितना बार देखिएगा उतना आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कृत कृत अभ्यास से जन्मति हो सुजान रस्सी अवध जात, तो शिल्प पे परत निशान, यानी बार बार कोशिश करोगे तो जरूर कामयाबी की उस कसौटी पे पहुँचोगे जहाँ पर आपका लक्ष्य है। तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वे प्रजाति जिनकी जनसंख्या उस स्तर पर घट गई है जहाँ नकारात्मक कारकों के सक्रिय रहने पर निकट भविष्य में ये विलुप्त श्रेणी में जाने की संभावना है, तो उसको हम कहते क्या है। अब क्वेश्चन साफ हो गया। अब देखिए स्थानीय प्रजाति तो हम कहते नहीं हैं, और विलुप्त के बारे में प्रजाति तो हम समझ चुके हैं कि विलुप्त उसे कहते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, यानी ए बी तो हो ही नहीं सकता। अब बात है सामान्य प्रजाति। सामान्य प्रजाति का मतलब होता है कि जो सामान्य है अभी हमारे नेचर में, तो वो भी नहीं हो सकता, यानी ए बी डी तो रिजेक्ट हो गया। अब बात रह गया कमज़ोर प्रजाति, यानी कमज़ोर हैं अभी, जो विलुप्त हो रहे हैं, लोग उसको नष्ट कर रहे हैं। अगर भविष्य में इनको संरक्षण न किया गया और इसी प्रकार से नकारात्मक कारकों के कारण सक्रिय रहने पर ये आने वाला भविष्य में जो है विलुप्त हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो है इसका सी है, यानी कमज़ोर प्रजातियाँ। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या है, कमज़ोर प्रजातियाँ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया होगा। क्वेश्चन साफ है कि हिमालय भूरा भालू किसका उदाहरण है।
हिमालय भूरा भालू जो है, जो हिमालय में पाया जाता है, वो किसका उदाहरण है? ए कमजोर प्रजाति का, बी दुर्लभ प्रजाति का, सी स्थानीय प्रजातियां का, और डी विलुप्त प्रजाति। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग आपसे पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन हर जगह महत्वपूर्णता अपना बिखरेगा, चाहे आप क्लास वाइज इसको देख रहे हो, चाहे कंपटीशन वाइज देख रहे हो, हर जगह महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में भी काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप इसका जो है आंसर सही पहले चूज़ कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या कह सकते हैं हम। देखिए हिमालय भूरा भालू किसका उदाहरण हो सकता है? क्या वो कमज़ोर प्रजाति है, क्या दुर्लभ प्रजाति है, या स्थानिक प्रजाति है, या विलुप्त प्रजाति है? देखिए विलुप्त प्रजाति उसे कहते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसका डी तो आंसर हो ही नहीं सकता। कमज़ोर, तो कमज़ोर होने की संभावना रहती है, और दुर्लभ भी होने की चांसेस कुछ हद तक बनता है, और स्थानीय प्रजाति तो नहीं बनता, क्योंकि हिमालय भूरा भालू स्थानीय प्रजाति नहीं है। तो सी और डी तो चलिए यहाँ से विलुप्त हो गया, यानी ख़त्म ही हो गया, ये ऑप्शन का हमें कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि अगर आप एलिमिनेट कर देते हो कुछ ऑप्शनों को, तो कुछ ही क्वेश्चनों में द्वंद्व रह जाती है। तो यहाँ पर ए और बी में काफ़ी द्वंद्व हो रही है, आपस में टकराव हो रही है। अब या तो आंसर ए हो सकता है या बी हो सकता है, लेकिन हम देखें हिमालय भूरा भालू जो है एक कमज़ोर प्रजाति नहीं होके एक दुर्लभ प्रजाति है। ये कमज़ोर नहीं है, ये दुर्लभ है, जो रेयर ही दिखती है, कहीं कहीं दिखती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, यानी दुर्लभ प्रजाति जो हिमालय भूरा भालू का सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा ये देखते हैं आगे क्या है हमारे समक्ष। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन आप देख सकते हो क्लियर है कि उत्तर पूर्वी भारत में जनजाति क्षेत्रों के काफ़ी हिस्से जो है वनों की कटाई कर दिए गए हैं। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि उत्तर पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्रों के काफ़ी हिस्सों वनों की कटाई कर दी गई है। अब किस कारण की गई है? अब क्वेश्चन ये बन जाता है किस कारण की गई है, काफ़ी वनों की कटाई कर दी गई, क्यों की गई है? क्या ए स्थानांतरित खेती के कारण, या बी खनन के कारण, या सी बुनियादी ढांचों का विकास के कारण, या डी उपयोग में से कोई नहीं? सबसे पहले दोस्तों बात होती है क्वेश्चनों को समझना। बच्चे क्वेश्चन समझते नहीं, फटाफट ए बी सी डी करके लगा देते हैं, और कई जगह जो है चैनलों में भी, यूट्यूब चैनलों में भी ऐसे ही जो है बच्चों को बताया जाता है कि आप ना तुक्का लगा के भी आंसर ले सकते हो। लेकिन देखा जाए जहाँ नॉलेज है वहाँ तुक्का नहीं चलती है, समझ लगाओगे तो वो आपके लिए भी भविष्य के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी बात को यहाँ त्रिपाठी स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि तुक्का नहीं, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखिए, नो ट्रिक्स ओनली अंडरस्टैंडिंग। ट्रिक कभी कभी चलता है लेकिन समझदारी सदैव ही काम करती है। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। अब इसी के अंतर्गत मैं देखता हूँ कोशिश करके कि इसमें से आंसर क्या हो सकता है। देखिए उत्तरी पूर्वी भारत में जनजाति क्षेत्र के काफ़ी हिस्से वनों की कटाई कर दिए गए हैं। क्यों कई करते हैं? क्योंकि उत्तर जनजाति की बात कर रहा है, जनजाति में खनन की बात तो आएगी नहीं, तो खनन तो चलिए ख़त्म हो जाती है, उपयोग में से कोई तो हम लेंगे नहीं। बुनियादी ढांचों का विकास, क्योंकि जनजातियों में तो विकास का कोई नामो निशान ही नहीं रहती, तो यहाँ पर देखिए तीनों तो ऑप्शन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो गया है। खनन का मतलब होता है दोस्तों बड़े बड़े जो है खुदाई करना, उसमें से कोयला पेट्रोल से निकालना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और बुनियादी ढांचों का विकास तो हम देखने को मिला ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर ए है, स्थानांतरित खेती के कारण। आपको पता ही होगा कि ये लोग जो है जनजाति जो थे वो स्थानांतरित खेती करते थे, यानी जिसे हम झूम खेती कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ये जो थे घूम घूम के अपना खेती करते थे और वनों को साफ करके जो है खेत करते थे। तो ये कई हिस्सों को जो है वनों की सफाई करते थे और कुछ समय के लिए जो है कृषि करते थे। तो इसी कृषि को हम स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, इसे झूम खेती भी कहते हैं। तो जिसका आंसर जो है स्थानांतरित खेती यानी ए ऑप्शन सही है, जो यहाँ पर करेक्ट बताता है। आगे चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि वो प्रजातियाँ जो केवल भौगोलिक बाधाओं से पृथक कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत क्लियर है कि वो प्रजातियाँ जो केवल भौगोलिक बाधाओं से पृथक कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, क्या हम उसको विलुप्त प्रजाति कहते हैं,
या बी स्थानीय प्रजाति कहते हैं, या दुर्लभ प्रजाति कहते हैं, या गंभीर प्रजातियां कहते हैं। तो आप अपना जो है इसमें से आंसर चूज़ करके देखिए कौन सा सही हो सकता है, क्योंकि आपका नॉलेज ही महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि आप जितना नॉलेज लगाओगे उतना ही पेपर के लिए आप सक्षम हो पाओगे। तो नॉलेज आपने लगा लिया होगा, ऑप्शन चुन लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। चलिए हम कोशिश करके देखें कि वो प्रजातियाँ जो केवल भौगोलिक बाधाओं से पृथक कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, हम उसको क्या कह सकते हैं। कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ एक ही क्षेत्र में पाया जाता है, किसी एक ही स्थान पे पाया जाता है, तो इससे तो आपको क्लैरिटी आंसर में आ रहा होगा कि एक ही स्थान पे विलुप्त तो प्रजाति तो हो ही नहीं सकता, गंभीर प्रजाति भी नहीं आएगा, और दुर्लभ की तो बात ही नहीं है, क्योंकि विशेष स्थान की बात कर रहा है। तो जनरल सी बात है दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, स्थानीय प्रजातियां, क्योंकि स्थान में पाया जाता है। बोला तो है क्लियर आपको कि केवल भौगोलिक बाधाओं से पृथक कुछ विशेष क्षेत्र, यहीं से क्वेश्चन का जो है मेन मतलब स्टार्ट होता है कि विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, यानी स्थानीय प्रजाति कहलाएंगे। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया है। इसका आंसर है बी, स्थानिक प्रजाति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष में जो है विलुप्त घोषित किया गया था। क्या ए 1951 में घोषित किया गया था, या बी 1952 में, या सी 2010 में, या डी 1975 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बात होती है कि इस क्वेश्चन का डेट आपको याद होना ज़रूरी है। यहाँ तुक्का भी नहीं लग सकता, क्योंकि अगर डेट आपको याद नहीं होगा तो आप सही आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाओगे। लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे तो कुछ हद तक जो है आंसर देने में सक्षम हो पाओगे। तो आप पहले अपना आंसर चूज़ कर लीजिए कौन सा है, जिससे आपको आसानी रहे, पता लग जाएगा कि आप कितना तेज़ हो। तो चलिए, आपने अपना आंसर जो है सेलेक्ट कर लिए होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, एशियाई चीता को भारत में किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था। देखिए 2000 तक तो इसकी कोई स्टोरी नहीं बताई गई, तो उससे पहले की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2010 जो है एलिमिनेट हो जाता है, और 1975 की बात भी नहीं कही जा सकती। एक बात मैं आपको समझदारी के लिए बता दूं कि जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसके दो ऑप्शनों को जो है काफ़ी नज़दीक रखता है, और उसी दोनों में जो है द्वंद्व करना पड़ता है बच्चों को। तो एलिमिनेट कर दीजिएगा तो आपका जो है 50-50 चांस रह जाएगा, क्योंकि 50 तो आप हटा दिए, 100 में से 50 हटा दिए, अब रह गया 2, तो 2 का जो है 50-50 हो जाता है चांस। और 50 में अगर तुक्का भी आप लगा रहे हो तो कई हद तक सही जाने की चांसेस बन जाता है। तो हमारे समक्ष देखिए 1 साल का सिर्फ गैप आ गया, ए और बी में 1951 में, या बी 1952, यानी 1 साल का गैप है, लेकिन इन्हीं में से एक आंसर सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि एशियाई चीता के भारत में किस वर्ष में विलुप्त घोषित किया गया था। तो 1952 में, यानी 1952 में जो है इसको विलुप्त घोषित किया गया था, जो कि काफ़ी सही आंसर है। तो आप बी पे जा सकते हो कि इसका आंसर बी है 1952। तो देखिए, मैंने 51 और 52 की बात कहा तो काफ़ी नज़दीकी द्वंद्व थी, लेकिन बी जो है करेक्ट गया कि 1952 में जो है एशियाई चीता को जो है विलुप्त घोषित किया गया। तो एग्जाम व्यू से ऐसा क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर जो आपके समक्ष जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्व भी रखता है। देखिए क्वेश्चन यह साफ है कि भारत की जैव विविधताओं में गिरावट के लिए कौन से कारक जिम्मेदार नहीं है। देखिए, भारत में जैव विविधता में जो गिरावट आ रही है, हमसे ये नहीं पूछा कि कौन से कारक जिम्मेवार है, हमसे नहीं पूछ लिया है। सबसे पहली बात जो है, बच्चे इन्हीं क्वेश्चनों में ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हैं और वो कन्फ्यूज़न होते चले जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि भारत की जैव विविधताओं में जो गिरावट आ रही है, यानी बायोडाइवर्सिटी में जो डिक्रीजिंग आ रही है, कौन से कारक जिम्मेवार नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए, ए ऑप्शन है खनन गतिविधियाँ, बी है शिकार अवैध शिकार, सी है जंगल की आग, या डी है वन रोपण। इसमें से अगर दिमाग आप लगाइएगा तो कई को जो है ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन आप एलिमिनेट करके सही सोचिए क्या है। देखिए, जैव विविधता की गिरावट में कौन सा कारक जिम्मेवार नहीं है। खनन गतिविधियां तो है ही है,
खनन के कारण जो है बहुत जैव विविधताएँ जो है नष्ट होती चली जा रही है। शिकार और अवैध शिकार के कारण जो है कई प्रजातियां जो है हमें विलुप्त हो चुके हैं। और आपको पता है काला हिरन का केस बहुत ही दुर्लभ थी और काला हिरन की केस भी हुई थी और बड़े बड़े एक्टर भी इसमें फंसे थे, तो ये विलुप्त जो हो गए हैं। और जंगल की आग, देखिए जैव विविधता गिरावट में जंगल की आग तो हमेशा लगती रहती है, तो ये जंगल की आग जो है हो सकते हैं क्योंकि इससे क्या है कई जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जिम्मेवार हैं, खनन गतिविधियाँ भी जिम्मेवार हैं, शिकार और अवैध शिकार भी जिम्मेवार है और जंगल की आग भी जिम्मेवार है। लेकिन एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, वन रोपण। अरे भाई वन रोपण कैसे जैव विविधताओं के गिरावट के कारण बन सकते हैं? वन जितना हम लगाएंगे उतना जो है जैव विविधताओं को फ़ायदा ही पहुँचेगा, ना कि उनकी जीवन नष्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना, एलिमिनेशन मेथड अगर आप सीख लेते हो ना तो कोई भी आंसर आसानी से दे सकते हो। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी, वन रोपण। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, डी, वन रोपण। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। अब क्वेश्चन समझ लेना चाहिए आपको कि पर्यावरण विनाश के लिए कौन परिणाम नहीं है जिसके कारण पर्यावरण नष्ट नहीं होती है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही क्लियर है, समझ में आ ही गया होगा। ऑप्शन देखिए इसमें है, ए जैविक हानि, बी है सांस्कृतिक विविधताओं का नुकसान, सी है गंभीर सूखा, या डी है नदी घाटी परियोजना। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसका आंसर हो क्या सकता है, क्योंकि आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, जितना आप कोशिश कीजिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। इसलिए मैं यहाँ पर आंसर शो पहले नहीं कर रहा हूँ। अगर आंसर शो कर लूँगा तो आप तो ऐसे ही अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। तो आपने अपना सोच लिया होगा क्वेश्चन, आंसर आपका पता लग गया होगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए इनमें कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। किसके कारण पर्यावरण विनाश नहीं होता है? जैविक हानि के कारण पर्यावरण का नुकसान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांस्कृतिक विविधता का नुकसान भी होने के कारण जो है विनाश नहीं होती है, ठीक है। पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं, तो ये सांस्कृतिक विविधताओं का नुकसान के कारण पर्यावरण विनाश तो होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, होती ही है, क्योंकि ये गंभीर कारण बनता है। नदी घाटी परियोजना के कारण तो बहुत ही जो है नुकसान होता है पर्यावरण को। आज देखिए नदी घाटी परियोजना के कारण जो है कई क्षेत्र जो है ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पर एक ही आंसर सबसे अलग बताई गई है, गंभीर सूखा। सूखा से यहाँ पर कोई पर्यावरण विनाश की प्रत्यक्ष परिणाम नहीं हो सकता। तो देखा जाए तो आपका जो यहाँ पर आंसर है सी, गंभीर सूखा। तो आप गंभीर सूखा के साथ जा सकते हो। इसका आंसर जो है गंभीर सूखा, यानी मतलब में से कौन सा पर्यावरण विनाश का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, तो वो है गंभीर सूखा के कारण जो है कोई पर्यावरण का परिणाम जो है विनाश का परिणाम नहीं साबित करता है। तो ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, बच्चे इसी ऐसे ही क्वेश्चन में जो है कंफ्यूज होते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि हमें अपने वनों और वन जीवन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? अब देखिए ये तो बार बार मैं बताता हूँ कि वन नहीं तो हम नहीं, क्योंकि हम हैं इसीलिए क्योंकि वन है। तो यहाँ क्वेश्चन भी यही है, हमें अपने वनों और वन जीवन का संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ए, पारिस्थितिक विविधता को संरक्षण करने के लिए, बी, अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए, या सी, जैविक विविधता के रखरखाव के लिए, या ताकि हम पौधों और जानवरों की प्रजातियों का अधिक दोहन करने में सक्षम हों। देखिए डी तो ऑप्शन डायरेक्ट जो यहाँ पर जो है देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखता है, लेकिन यहाँ तीन में भी द्वंद्व हो सकते हैं। तो आप देखिए कौन सा आंसर सही है, उसके बाद हम सोचेंगे कि किसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपने सोच लिया होगा। देखिए क्वेश्चन तो क्लियर है यहाँ पर कि हमें अपने वनों को जीवन के संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि पारिस्थितिक विविधताओं को संरक्षित करने के लिए तो चल सकता है, लेकिन इतना आंसर सही नहीं है। अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए भी जरूरी है, बट इतना ये अपना आंसर सही नहीं बता रहा है। जलीय जैव विविधता का रखरखाव के लिए, जलीय देखिए ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। जलीय जैव विविधता यहाँ थोड़ी है, हम वन जीवन की बात कर रहे हैं।
अब दूसरा ये देखिए, डी जो है काफ़ी हद तक थोड़ा समर्थन कर रहा है कि हम पौधे और जानवरों की प्रजातियों का अत्यधिक दोहन करने में सक्षम हो, यानी इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि पेड़ पौधे देखिए, पेड़ पौधे कई तरह के दवाई मेडिसिन देते हैं हमें। अगर हम इसकी संरक्षण ना करेंगे तो हो सकता है कि आने वाला समय में हमें कुछ भी प्राप्त ना हो। कई प्रजातियां जो है हमें ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन के लिए कई जानवरों के जो है खालों का, उनके दांतों का, उनको सींगों का उपयोग किया जाता है। अगर ये नहीं होंगे तो हमें कई तरह के मेडिसिन भी नहीं मिल पाएंगे। तो ये देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा डी काफ़ी सही जा रहा है कि हम पौधे और जानवरों की प्रजातियों का अत्यधिक दोहन करने में सक्षम हो, इसलिए इनका संरक्षण करना जरूरी है। अगर पेड़ पौधा में से आप लाभ कमाना चाहते हो, लाभ लेना चाहते हो, तो इसका संरक्षण भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, अगर एक पेड़ काटते हो तो 10 पेड़ लगाओ, इससे जो है इसकी संरक्षण होगी। तो यहाँ पर डी आंसर सही है। डी आपके लिए काफ़ी पर्याप्त आंसर है, तो डी को जो है आप टिक किए। तो आपने आंसर सही दिया है, तो आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आ गया है, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन है कि भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, कब किया गया था। क्वेश्चन क्लियर है कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अब देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा सुविधा दे सकता हूँ कि ए जो है 1972 है, बी जो है 1971 है, सी 2010 है, डी 1952 है, 52 नहीं 82 है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सी और डी जो है एलिमिनेट है, क्योंकि हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। तो सी तो हो ही नहीं सकता, डी तो हो ही नहीं सकता। आपका द्वंद्व है ए और बी में। चलिए, आज जो है ऑप्शन में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, उसको जो है आपको आंसर देना है। तो आप दीजिए, सोचिए, पहले विचार कीजिए कि ए या बी दोनों में से कौन हो सकता है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू की गई थी। तो आपने आंसर सोच लिया होगा क्या आंसर है, तो आपको पता होगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर ए और बी दो हमारे समक्ष है, और दोनों में ही द्वंद्व है, क्योंकि दोनों काफ़ी नज़दीक है, साल भर का अंतर है। क्या वो 71 में हुआ या 72 में। तो जैसे देखा जाए तो इसका आंसर सही है ए, 1972। अब जिन बच्चों ने 1972 में गए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, और लगता है कि उनको समझ भी थी कि भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। और मुझे यकीन है कि आप ये क्वेश्चन आप भूलिएगा नहीं कि भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लागू किया गया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था वन जीवन के संरक्षण के लिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन है, भारत में बाघों की आबादी के लिए कौन सा खतरा नहीं है। कौन सी कारण जो है बाघों के लिए खतरा साबित नहीं होगा। तो समझ गए वो क्वेश्चन क्या है कि भारत में बाघों की आबादी के लिए कौन सा चीज़ जो है खतरा का सबब नहीं है। क्या सुकरता आवास खतरा का नहीं है, या बाघ की खाल का व्यापार नहीं है, या पारंपरिक दवाइयों में उनकी हड्डियों का उपयोग, या प्रोजेक्ट टाइगर। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कट है कि भारत बाघों की आबादी के लिए कौन सा खतरा नहीं है। देखिए, सुकरता आवास सबसे बड़ी खतरा हो सकता है, ये तो आप जानते हो। तो आपको जो है इन्हीं में से जो है एक आंसर को सिलेक्ट पहले करना है, और देखिए आंसर भी आपको बहुत डिफरेंट ही होंगे। मैंने कहा ना, एग्जामिनर हमेशा बच्चों के दिमाग के परख करता है। चलिए सोच लीजिए। अब देखिए, भारत में बाघ की आबादी के लिए कौन सा खतरा नहीं है। सुकरता आवास सबसे बड़ा खतरा है, ये तो पहले ही डिटेक्ट हो गया कि सुकरता आवास के कारण जो है कई बाघों की जीवन जो है खतरे के कगार पे आ चुका है। सुकरता आवास सबसे, सुकरता का मतलब श्रिंक होता हुआ इनके आवास क्षेत्र तो हो ही रहा है, शहरीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है, जिसके कारण इनके आवास जो है नष्ट होते चले जा रहे हैं। भी करे बाघ की खाल का व्यापार। देखिए, बाघ की खाल के व्यापार के कारण इनकी आबादी प्रतिदिन जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि मारने के बाद ही इनके खालों का उपयोग किया जा सकता है। पारंपरिक दवाइयों में उनकी हड्डियों का उपयोग, तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि पारंपरिक दवाइयों में भी इनकी हड्डियों का उपयोग किया जाता है, तो सबसे बड़ा कारण साबित हो सकता है। अब मैंने कहा था ना इसका आंसर डिफरेंट होगा, तो डी इसका आंसर है, प्रोजेक्ट टाइगर। ये टाइगर के संरक्षण के लिए बनाई गई थी, ना कि उनको ख़त्म करने के लिए। तो देखा जाए तो आपका जो इसका आंसर है डी है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के साथ आप जा सकते हो, जो कि काफ़ी सही और करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे समक्ष आ चुका है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन साफ है कि आरक्षित और संरक्षित वनों को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आरक्षित और संरक्षित वनों को हम क्या कहते हैं।
क्या कहा जाता है? किसको? आरक्षित और संरक्षित वनों को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है अवर्गीकृत वन, बी है स्थानीय वन संपदा, सी है खुला जंगल और डी है मैंग्रोव वन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहले आप अपना आंसर को जो है सेलेक्ट कीजिए, तब काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे आपकी नॉलेज का पता लग जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपना आंसर जो है पता कर लिए होंगे, अच्छी बात है, आंसर का पता कर लेना चाहिए। देखिए आरक्षित और संरक्षित वनों को भी हम क्या कह सकते हैं? देखिए मैंग्रोव वन तो नहीं कह सकते हैं, ये तो डायरेक्टली ही रिजेक्टेड है। खुला जंगल भी नहीं कह सकते, क्योंकि खुला का मतलब होता है कि आरक्षित की तो बात ही नहीं रही, फिर खुला का मतलब कोई भी आ जा सकता है, तो सी तो ऑटोमेटिक जो है रिजेक्ट हो गया है। वर्गीकृत वन भी नहीं कह सकते, क्योंकि वर्गीकृत जो होता है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, और वर्गीकृत उल्टा होता है, यानी इसको भागों को न बांटना, तो अवर्गीकृत वन तो हो ही नहीं सकता। स्थानीय वन संपदा, क्योंकि आरक्षित और संरक्षित वनों को भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्थानीय वन संपदा कहा जाता है, कोई भी वन जो होती है ना स्थानीय संपदा है, और इसमें सरकार नहीं देखने आएगी, वहाँ के रहने वाले लोगों को उस वन की संरक्षण का दायित्व रहेगी, और उनको जो है इस वनों को संरक्षित करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं होती है, आप होते हो, तो आपको जो है वन को संरक्षित करना महत्वपूर्ण रहता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है साफ है। क्वेश्चन ये बताता है कि वर्गीकृत वन मुख्य पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जो वर्गीकृत वन है मुख्य तौर पर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वर्गीकृत का मतलब समझ सकते हो, और अवर्गीकृत का भी मतलब समझ सकते हो। वर्गीकृत का मतलब होता है जो बटा हुआ है, और अवर्गीकृत का मतलब है जो बटा हुआ नहीं है। तो अवर्गीकृत वन मुख्य तौर पे पाए कहाँ जाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए सभी उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात के कुछ हिस्सों में, या केरल या तमिलनाडु में, बी है, और सी है पंजाब और हरियाणा में, या डी पश्चिम बंगाल और बिहार में। ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार भी है, और काफ़ी एग्जाम में से महत्वपूर्ण भी है। आप पहले अपना आंसर सोचिए कि अवर्गीकृत वन मुख्य पाए कहाँ जाते हैं। तो आपने अपना आंसर जो है कॉपी पर लिख लिए होंगे। चलिए अब इसी पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। अवर्गीकृत का मतलब समझ गए होंगे, जिसको वर्गीकरण नहीं किया गया हो, जिसको दो भागों में या 4 भागों में नहीं बांटा गया हो। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और बिहार की बात करें तो इसमें हर क्षेत्र को जो है वन्य क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है। पंजाब एवं हरियाणा में भी जितने भी वन क्षेत्र हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जितना मेरा नॉलेज कहता है। केरल और तमिलनाडु में भी ऐसा ही है कि सबको वर्गीकृत वन क्षेत्र बनाए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो सभी उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे देखा जाए गुजरात के कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है ऐसा देखा गया है कि अवर्गीकृत जो है वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ये है कि सभी उत्तर पूर्वी राज्यों और गुजरात के मुख्य हिस्सों में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम व्यू से। अगला क्वेश्चन जो अंतिम है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन है पवित्र उपवन किसे कहते हैं? पवित्र उपवन किसे कहते हैं? ए बड़े जंगलों के हिस्सों जो स्थानीय लोगों के अछूते रह गए हों, या पशुओं के चराने का स्थान, या पेड़ों की व्यवसायिक कटाई के लिए निर्धारित वन, या वनों का उपयोग औषधि गुणों वाले पेड़ लगाने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन और आंसर भी काफ़ी दिलचस्प है, अगर आप दिमाग लगाइएगा तो आपका आंसर जो है क्लियरिटी कट हो जाएगा। थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, थोड़ा सा देखिए कौन सा आंसर सही है, और अपने कॉपी पे नोट कीजिए कि कौन सा आंसर सही आपका जाएगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए पवित्र उपवन क्या होता है? पवित्र उपवन का मतलब होता है जहाँ पर इंसानी गतिविधियाँ न हो, जिसको इंसानों ने अपवित्र न किया हो, जिसको छुआ न हो। अब छूने से तो आंसर भी डायरेक्ट आ जाता है इससे। अपवित्र का मतलब जिसको आपकी उसकी पवित्रता आपने भंग ना किया हो, यानी वो जैसे प्रकृति में है वैसा ही आज भी बना हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन को जब आप घुमाइएगा फिराइएगा, जब सोचिएगा ना, तो ऑटोमेटिक आंसर जो है दिमाग में आ जाता है। तो आंसर तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ ही गया होगा आंसर क्या है।
चलिए फिर भी देखें तो डी जो है, वनों का उपयोग औषधि गुणों वाले पेड़ लगाने के लिए किया जाता है। देखिए जहाँ पर अगर आप वनों का उपयोग कर रहे हो, औषधि लगा रहे हो, तो वो पवित्र वन तो हुआ ही नहीं। मैंने बताया ना कि पवित्र वन का मतलब होता है कि जहाँ पर जो इंसानों का गतिविधियाँ न हो, जहाँ इंसान ना पहुँच पाया हो अभी तक। पेड़ों की व्यवसाय कटाई के लिए निर्धारित वन, देखिए ये भी बात जो है गलत हो जाती है यहाँ पर, अगर जो मेरी बात सही है तो। पशुओं के चराने का स्थान, तो ये भी जो है पवित्र कहाँ रहने दिया। पशुओं को अगर चरा रहे हो तो ये वन तो पवित्र रहा ही नहीं। तो देखा जाए तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि बड़े जंगलों के हिस्सों जो स्थानीय लोगों से अछूते रह गए हैं, यानी जंगलों को वो हिस्सा जहाँ पर जो है स्थानीय लोगों ने अब तक वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जो अभी भी अछूता है। देखिए पवित्र का मतलब होता है जो किसी ने उसको छुआ तक भी ना हो, उसे पवित्र कहते हैं। इसे हम इसको कुमारी वन भी कह सकते हैं। कुमारी का मतलब होता है जिसको किसी ने छुआ ना हो, तो इसे कुमारी वन भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन अगर बदल जाता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपने। पवित्र उपवन को हम कुमारी वन भी कहते हैं, और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर देख सकते हो आप प्लेलिस्ट पे कहीं भी जाके, जहाँ आपको वन के अंतर्गत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन का जो एक सीरीज ला रहा है, जो कि काफ़ी एग्जाम में उससे महत्वपूर्ण रहेंगे। एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हम 25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, वो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हर क्वेश्चन को, हर एक पार्ट को देखना समझना आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जब तक आप हर क्वेश्चन को नहीं समझिएगा, बार बार नहीं देखिएगा, मेरा एक विश्वास है कि 1-2 बार देखिएगा, आपको सारे आंसर जो है दिमाग में स्टक करता ही रहेगा और आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। लेकिन दोस्तों अपना फ़ायदा के साथ दूसरे के फ़ायदा भी सोचना आपका कर्तव्य बन जाता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और जो बच्चे त्रिपान सेंटर के साथ जुड़ गए हैं, उनके मन में ये विचार हमेशा होना चाहिए कि शेयर ही केयर है। और शेयर तब होगा जब यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओगे। और ये लगाने में आपको परहेज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा कार्य है, कोई गलत कार्य नहीं है। इस वीडियो में समझ वाली बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो ना तो आपकी कोई जो खिल्ली उड़ा सकता है, ना इस चैनल को उड़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पढ़ने की बात है, समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी टेक्स्ट बुक पे आधारित क्वेश्चन सब है। और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनरों को फेवरेट रहा है, और ये हमेशा ये ऐसा ही एग्जामिनर करता है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, चाहते हो कि और वीडियो आपको इस प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जन्नत सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ पर 8 से लेकर एम तक के सारी वीडियो उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान सब्सक्राइब करने वाले में सेव कीजिए।